हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। सीटेड की श्रृंखला में आपका स्वागत है। तो आज हमारी नेक्स्ट थीम है जिसका नाम है फूड यानी भोजन। तो पहली थीम मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, परिवार और मित्र का, और उसकी सब थीम्स भी, प्लांट एंड एनिमल्स भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे इसी चैनल पे जाके विजिट करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज मैं अपनी दूसरी थीम शुरू करती हूँ जिसका नाम है फूड यानी भोजन। तो भोजन और पोषण, फूड एंड न्यूट्रिशन। तो फूड क्या है, जो कुछ भी हम खाते पीते हैं वो सब न्यूट्रिशन है। सुबह से लेकर शाम तक हम जो कुछ भी खाते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर में लंच करते हैं, डिनर करते हैं, फिर रात को शाम को स्नैक्स वगैरह। तो सभी क्या होते हैं फूड फूड के अंतर्गत, और उन सभी से हमें किसी न किसी मात्रा में क्या न्यूट्रिशंस मिलते रहते हैं, पोषण मिलता रहता है। चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में हो, चाहे वो फैट के रूप में, चाहे विटामिन के रूप में, चाहे वाटर, मिनरल्स और उच्छांश यानी रसेस जो होते हैं, फाइबर्स वगैरह। तो इन सब के रूप में हम कुछ ना कुछ दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ हमारे शरीर में पोषण मिलता रहता है। ठीक है। तो जैसा कि मैं अभी बताया आपको, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, वाटर, मिनरल्स, रुच्छांश, ये सभी क्या है, ये सभी एक सोर्स है, हमारे पार्ट है पोषण के। तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, मीठा। कार्बोहाइड्रेट्स की हिंदी होती है शर्करा। शर्करा यानी जितनी भी हम मीठी चीज़ें लेते हैं सब में क्या होता है, शर्करा पाया जाता है, या सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो रूप होता है वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज आदि इन्हीं सभी रूपों में पाया जाता है। जिनमें से क्या होता है कि जो सबसे मीठा होता है, सबसे ज़्यादा मीठा होता है, वो हमें फलों से मिलता है। और वो हमारा कार्बोहाइड्रेट का जो फ्रक्टोज होता है वो होता है सबसे मीठा। और सबसे ज़्यादा इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी सबसे ज़्यादा इन्हीं सब चीज़ों में पाई जाती हैं। और सुक्रोज जो होता है वो गन्ना, चुकंदर, इन सब चीज़ों में पाया जाता है। ग्लूकोज ग्लूकोज क्या है, वो बहुत ही नॉर्मल है, नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट उसमें रहता है, नॉर्मल मीठा भी रहता है, नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा उसमें रहती है। तो और स्टार्च और सेलुलोज जो है, स्टार्च हमको जैसे कि अनाज का छिलका हो गया, आप रोटी बनाने के लिए गेहूँ की पिसाई होती है ना, तो उससे जो चोकर निकलता है उसमें क्या होता है, स्टार्च की मात्रा होती है। तो वो अनाज के, या आप दवा लेते हैं, दवा के जो कैप्सूल होते हैं, कैप्सूल का जो ऊपरी पार्ट बना रहता है वो क्या होता है, वो स्टार्च का ही बना होता है। ठीक है। तो हम किसी न किसी रूप में हम स्टार्च को भी लेते हैं अपनी बॉडी में। और सेलुलोज हम नहीं ले सकते, क्योंकि सेलुलोज को हम पचा नहीं सकते। सेलुलोज पेड़ पौधे की छालों में पाए जाते हैं, वो मानव पचा ही नहीं सकते। इससे क्या होता है कि सेलुलोज जो है वो पशु जैसे गाय भैंस ये लोग हो गए, ये लोग सेलुलोज को खाते हैं, वो लोग सेलुलोज को पचा सकते हैं, हम लोग सेलुलोज को नहीं पचा सकते। ठीक है। पर सेलुलोज जो है, जैसे कपड़ा है ना, कपड़ा जो आप पहने हैं वो क्या है, वो सेलुलोज का ही मात्रा है। तो पेड़ की छाल से क्या होता है, कागज़ बनते हैं, नूट, धागा बनता है, फिर धागा से वस्त्र, तो वस्त्र जो हम पहनते हैं ये सब क्या है, ये सब सेलुलोज का ही पार्ट है। तो वैसे हम कहें तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो, तो कार्बोहाइड्रेट्स 3 पार्ट में, 3 भाग होते हैं इनके, 3 भागों में डिवाइड किया गया इनको, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो क्या होता है, पौधों से प्राप्त होने वाले जो ये कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च, सुक्रोज, फ्रक्टोज, जैसे स्टार्च में बताइए अभी आपको कि अनाज के छिलकों से प्राप्त होते हैं। और फ्रक्टोज भी पौधे से प्राप्त है, जैसे कि मीठे फल फ्रूट से, सब पेड़ से ही प्राप्त होते हैं। सुक्रोज जैसे गन्ना हो गया, ये सब भी क्या होते हैं, फल से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो जैसे, और जंतु से प्राप्त होने वाले कार्बोहाइड्रेट जैसे लैक्टोज दूध में मिलता है, ग्लाइकोजन ये हमारे शरीर की यकृत से मिलता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स का जो स्रोत होता है, गेहूँ, चावल, मक्का, जौ, बाजरा, आलू, शकरकंद, केला, ये सभी चीज़ें, इन सभी चीज़ों में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बेसिकली, जैसे मैं आपको बताई, कार्बोहाइड्रेट्स के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है। ऑलीसैकेराइड्स या डाइसैकेराइड्स। तो क्या होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का जो फार्मूला है C6H12O6, यानी कि इसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। यानी इनका अगर अनुपात निकाला जाता है 1 के अनुपात में ये इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में हमें 4.2
2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और एक दिन के लिए हमें कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो 2500 एनर्जी की आवश्यकता एक दिन में हमें होती है। तो मैं आपको एक-एक करके एक्सप्लेन करती हूँ, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स क्या है? ये ग्लूकोज का एक सिंपल, मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, पचा सकते हैं। इसमें एक ही अणु होते हैं, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। और डाइसैकेराइड के इनमें 2 अणु होते हैं, 2-2 अणु कहें तो 2-2 अणु होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके फ्रक्टोज और सुक्रोज आते हैं। ये भी मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड, ये दोनों क्या है, ये दोनों मानव इसको पचा सकते हैं, परंतु जो पॉलीसैकेराइड होता है इसको नहीं पचा सकते। इसमें बस स्टार्च की ही एक मात्रा होती है, बाकी स्टार्च, सेलुलोज, काइटिन, इसमें ये पॉली का मतलब होता है बहुत सारी, यानी दो से अधिक हो गए तो पॉलीसैकेराइड की श्रेणी में आ जाता है। ये सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट्स की अगर पूछें कि सबसे जटिल कौन सा है, तो कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे जटिल जो है वो ये पॉलीसैकेराइड्स ही क्या है, ये सबसे जटिल है। ठीक है, तो अब जैसे कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा था कार्बोहाइड्रेट्स में क्या नहीं पाया जाता, तो कार्बोहाइड्रेट्स में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, क्योंकि अभी मैं बताई कि इसका फार्मूला जो है वो है C6H12O6। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। हमें इसके अनुपात में निकालने के, इसमें 6 से भाग दे देंगे तो ये अनुपात आ जाएगा 1:2:1, यानी इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने रेशियो होते हैं, 1:2:1 के रेशियो में ये रहते हैं। ठीक है, तो अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि आपसे इससे रिलेटेड, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे। देखिए, मैं मतलब सीटेट में इतना डीपली, आप अगर ईबीएस के लिए ही सिर्फ पढ़ रहे हैं तो इतना डीपली नहीं पूछेगा, पर हाँ अगर आपका जूनियर के लिए अगर आप साइंस बैकग्राउंड से आप डाले हैं, अप्लाई किए हैं, तो उसमें आपको ज़रूर ये हेल्प करेगा। तो मैं बता दूँ इससे क्या क्वेश्चन, जैसे कि आपने पूछा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 4 पॉइंट, तो कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, हमें प्राप्त होती है 4.2 किलो कैलोरी, ये 1 ग्राम में प्राप्त होती है। और ये क्या होता है, और दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया कि कौन सी कैटेगरी, कौन सा पार्ट कार्बोहाइड्रेट्स का, कौन से भाग क्या है सबसे जटिल हैं, तो सबसे जटिल कौन से हैं, सबसे जटिल इसमें पॉलीसैकेराइड्स हैं, क्योंकि ये स्टार्च, सेलुलोज, काइटिन आदि सब इसी में पाए जाते हैं। ठीक है, काइटिन बता दूं, जैसे मछली होती है, मछली, तिलचट्टा या जितने भी कीट होते हैं, उनके जो ऊपर का कवर होता है वो काइटिन होता है। काइटिन को भी मानो कहते हैं पचा नहीं सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि मछली जब भी फिश बनाया जाता है तो उसके ऊपर के भाग को निकाल लिया जाता है, ऊपर का जो उसका छिलका होता है उसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं, शल्क जो होता है, क्योंकि वो काइटिन का बना होता है। काइटिन मानो पचा नहीं सकता है। और जैसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे कि कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हम पचा सकते हैं, तो पचा नहीं सकते, तो पॉलीसैकेराइड्स हम नहीं पचा सकते। लेकिन में मंड और स्टार्च या मंड जो है, ये इनको हम क्या करते हैं, इनको हम पचा सकते हैं कुछ मात्रा में, जैसे हम दवा के रूप में लेते हैं कैप्सूल में। और जो गेहूँ उसमें खाते हैं, चोकर रहता है, चोकर चाल के तो निकल जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है ना, तो हम उसको भी पचा सकते हैं। ठीक है, तो एक दिन की एनर्जी के लिए हमें कितने कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है, तो हमें 2500 किलो कैलोरी एक दिन के लिए हमको चाहिए। तो उसके लिए हमको कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता का 50% भाग पूरा करते हैं। मतलब पूरे शरीर को हमको जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसका 50% भाग अकेले क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट से पूरा करता है। इनके स्रोत है, पहले मैं डिस्कस हुई, चावल, मक्का, गेहूँ, बाजरा, आलू, शकरकंद, केला या जितने भी मीठे पदार्थ हम लेते हैं उन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का क्या है, शरीर में ऊर्जा प्रदान करना, शरीर में क्या करते हैं, भोजन का संचय करना। अगला हमारा वसा। तो वसा के माध्यम से भी हमारे शरीर में पोषण मिलता है। वसा के अणु क्या है, ग्लिसरॉल तथा, या बताओ जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो वही क्या होता है, वही फैट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते जा रहे हैं, हम कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, बस बैठे बैठे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स लेते जा रहे हैं, तो वो एक टाइम के बाद क्या होता है, वो फैट का रूप लेता है, वो फैट के रूप में पूरा जमा हो जाता है। जैसे किसी का पेट निकला होता है, किसी का पैर में ज़्यादा ऐसा लगता है कि
किसी का कुछ। तो इस तरीके से क्या होता है कि फैट जो होते हैं वो जमा होने, यानी कार्बोहाइड्रेट्स का ही कह लें बिगड़ा हुआ रूप अधिक हो जाता है, तो वो क्या होता है फैट बन जाता है, ठीक है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा से वसा प्राप्त होनी चाहिए। स्रोत के आधार पर जान लेते हैं वसा को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, जंतु वसा और वनस्पति वसा। तो जंतु वसा से जैसे जंतुओं से होगा दूध मिलता है, पनीर, मक्खन, अंडा, मछली के तेल, ये सब से क्या होता है, ये सब में जंतु वसा की श्रेणी में रखें, इन सब से हमें फैट प्राप्त होता है। और सेकंड है वनस्पति वसा, तो वनस्पति यानी पेड़ पौधे से अखरोट, बादाम, मूंगफली, नारियल, सरसों का तेल, तिल, सूरजमुखी, इन सब से वनस्पति वसा की प्राप्ति होती है। तो जंतु से प्राप्त हो ठोस अवस्था में होता है, इनकी वनस्पति वसा तरल रूप से पाई जाती है, जिन्हें तेल कहते हैं। अम्ल क्या होते हैं, वसा अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त वसा अम्ल और असंतृप्त वसा अम्ल। तो संतृप्त वसा वर्ण में आते हैं, ये अधिकतर जंतुओं से प्राप्त होने वाले वसा हैं, जैसे मक्खन हो गया, ये प्राय आपको ठोस रूप में ही मिलने से मक्खन होता है, मक्खन आर्ट होता है, तो ठोस फॉर्म में होता है। और केवल जैसे आप वनस्पति वसा को ले लें, तो वनस्पति वसा से केवल ताड़ का तेल हो गया और नारियल का तेल, ये दोनों संतृप्त वसा में आते हैं। और असंतृप्त वसा में एक्सेप्शनल है कि उसमें अक्सर वनस्पति वसा ही होते हैं, लेकिन मछली का तेल जो होता है ये जंतु वसा के अंतर्गत आता है, लेकिन ये क्या होते हैं कि असंतृप्त वसा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आगे जाते हैं वसा के क्या कार्य होते हैं, क्या क्यों आवश्यकता होती है हमारी बॉडी के लिए। तो शरीर को कम करने की क्षमता बढ़ाती है, बॉडी वर्किंग कैपेसिटी इंक्रीज एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द ऑर्गन, शरीर के अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। वसा कोश का झिल्ली का महत्वपूर्ण घटक है, फैट इज इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो चलिए आज बस यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा, आपको नहीं पसंद नहीं होगी तो, क्योंकि आपको पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है, ठीक है। तो आज बस यहीं तक, नेक्स्ट मैं कल फिर दूसरे टॉपिक के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।